हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। ई विद्या क्लास में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सभी अच्छा कर रहे हैं? मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, हम देख रहे हैं। सभी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आप थोड़ा बस अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखें, अपने स्वाध्याय को लगातार चलाते रहें। और जो ई विद्या ऐप सभी बच्चों ने डाउनलोड किया है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया अभी तक उसको डाउनलोड कर ले, या विद्या क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर जो थ्योरी दी हुई है, जो क्वेश्चन की फॉर्म में टोटल मटेरियल दिया हुआ है और जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, आप उनको सबको सोल्व करें। यह आपको कहीं भी मिल जाएगा, ई विद्या ऐप पे मिल जाएगा या विद्या क्वेश्चन बैंक में आप इसको तैयार कर सकते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है? कार्बनिक नाम से पता चल रहा है कार्बन। कार्बन और कार्बन के यौगिकों का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन की शाखा को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या परिभाषा होगी? कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्बनिक रसायन के अंदर। अब कार्बन जो होता है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, कौन से वर्ग का एलिमेंट होता है, कौन से वर्ग का तत्व होता है? आवर्त सारणी आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोग जानते हैं। कार्बन जो होता है 14वें वर्ग का तत्व होता है। कार्बन कौन सा आवर्त सारणी में आपका? 14वां या चौथा? ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 4, ये आवर्त सारणी का कार्बन सबसे पहला तत्व होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं कार्बन का, तो कैसे लिखते हैं? कार्बन 6 को KLMN सेल के अंदर लिखते हैं। KLMN कक्षा के अंदर नोट्स मैंने बताया है आपको, ई विद्या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जिन बच्चों को ई विद्या ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो विद्या का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और उसमें आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। जो उसमें दिया हुआ है उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। सारे के सारे क्वेश्चन, कंप्लीट थ्योरी जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब वहीं से हो रही है। आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के, अगर आपने विद्या क्वेश्चन बैंक को ढंग से तैयार कर लिया तो। ठीक है नेहा चौधरी, समझ गए? नोट्स बता दिया मैंने। ज़्यादा कोई भी बात जो होती है उसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 50 मिनट की होती है, लाइव क्लास है। इसमें सभी टॉपिक्स को कवर करना होता है। इसलिए अगर आपको कोई बात दोबारा समझनी है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार आराम से देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दें, जिससे कि सभी बच्चों को बहुत लाभ मिल सके और वो अपनी परीक्षा में तैयारी करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब मैंने बताया आप लोगों को, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। ठीक है। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2, 4। और ये क्या होते हैं? ये बाह्यतम कक्षा है इसकी। इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाह्यतम कक्षा के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, उसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वर्ग नंबर होता है, वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना हो गया? कार्बन का ग्रुप नंबर या वर्ग संख्या होगी 4। आगे के लिए भी आप याद रखेंगे, किसी भी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, उसकी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व का क्या होता है? वर्ग संख्या होती है। जैसे नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो आप क्या लिखेंगे? 2, 5। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का हो गया? 5 नंबर का। ऑक्सीजन का 8 हो गया, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे? 2, 6। ऑक्सीजन कौन से वर्ग का हो गया? 6 वर्ग का हो गया, छठे वर्ग का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा पता कर सकते हैं। अब हम आपको कार्बनिक रसायन पे चलते हैं। कार्बनिक रसायन क्या हो गया? कार्बन और कार्बन के यौगिकों की संख्या। अब कार्बन की कौन सी विशेष प्रकृति होती है
जिसकी वजह से इसके सबसे ज़्यादा यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी के सारे जितने भी तत्व हैं उनके इतने ज़्यादा यौगिक प्रकृति के अंदर नहीं होते हैं जितने कि कार्बन के होते हैं। उसके दो कारण हैं जिसकी वजह से इसके सबसे ज़्यादा यौगिक होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है इसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है। कार्बन की जो श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। श्रृंखलन प्रवृत्ति यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। श्रृंखलन नाम से पता चल रहा है आपको। श्रृंखलन ये होती है कि कोई भी तत्व जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंखला बना सकता है। कैसे? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, तीसरे के साथ जुड़ सकता है, चौथे के साथ जुड़ सकता है। इस तरीके से लगातार जुड़ता चला जाएगा और एक लंबी श्रृंखला बनाता चला जाएगा। इस श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड आ सकता है, एकल बंध भी आ सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड द्विबंध भी आ सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध भी आ सकता है। तो श्रृंखलन प्रवृत्ति आप लोग समझ गए। कार्बन जो होता है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ते जुड़ते लगातार चला जाता है और एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखलन प्रवृत्ति या कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आवर्त सारणी के अंदर कार्बन की जो श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण इसके प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी इसकी बात होती है कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 संयोजकता। संयोजकता की परिभाषा सभी बच्चे जानते हैं। संयोजकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने की, इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांटने की प्रवृत्ति जो होती है। इसकी वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। इसी को हम बोलते हैं संयोजकता। साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो हमारी संयोजकता होती है। अब कार्बन की वायतम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिवानी मलिक, सही बात है। अब कार्बन क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा, जिससे कि उसका अष्टक पूरा हो जाएगा और कार्बन एक स्थायी यौगिक का निर्माण करेगा। इसीलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। ठीक है। अब ये कार्बन जो होता है सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बंध के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। क्या था कि कोई भी तत्व जो होता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। उससे 2 प्रकार के आयन बनते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, और वो आपस में क्या बना लेते हैं? दोनों यौगिक बना लेते हैं, जिसको हम आयनिक बंध बोलते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन जो होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उसको बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। अब इस केस में 3 प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। एक तो अगर सिंगल, जिसको हम सिंगल बॉन्ड या एकल बंध बोलते हैं। दूसरा बनता है डबल बॉन्ड या द्विबंध बोलते हैं। गौरव, ये चैप्टर नंबर कार्बन है, कार्बन का कार्बन एवं इसके यौगिक लिखा हुआ है ऊपर। कार्बनिक रसायन कार्बन के अंदर आता है, कार्बन एवं इसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4। कार्बनिक रसायन चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही आता है। ठीक है। तो सहसंयोजक बॉन्ड में एकल बंध हो गया, द्विबंध बनेगा और त्रिबंध बनेगा। 3 प्रकार के बंध बनते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है 2 परमाणुओं के बीच में तो क्या बनता है? द्विबंध बनता है। इस बॉन्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों की साझेदारी हो गई। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है तो द्विबंध बनेगा, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो त्रिबंध बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों होती है? दीपांशु त्रिपाठी, हाँ बायोलॉजी पढ़ाएंगे भैया। बायोलॉजी केमिस्ट्री पूरी होने के बाद पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर और बाकी है हमारा, आवर्त सारणी। इस चैप्टर के बाद उसको पूरा करने के बाद हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी के बाद फिजिक्स कराएंगे। कंप्लीट आएगा, मतलब तुम्हारा टोटल साइंस कराया जाएगा। तो ये बन गए आपके 3 प्रकार के। अब मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि एक एक जो तत्व होते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और कैसे नेहा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, पेपर में जितना एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं
वो सब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप लोग सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर एकल बंध कैसे बनता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो जब आप K11 सेल के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप 1 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना बाह्यतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरी करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, दूसरे हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जैसे एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या करेंगे, दोनों इस तरीके से आपस में बंध बना लेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एक स्थायी यौगिक बन गया है। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉनों की एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिया, इनके बीच में एकल बंध बन गया है, सिंगल बॉन्ड बन गया है। इस तरीके से जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप लोग जानते हैं 8 होता है। तो कैसे लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 6, ये हो जाएगा 2 6। अब ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आप ग्रुप नंबर भी बोल सकते हैं, वर्ग संख्या भी बोल सकते हैं। दूसरा ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों ऑक्सीजन आ गए, तो इसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर आप 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। दूसरा परमाणु है ऑक्सीजन का, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे। अब ये क्या करेंगे, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया डबल बॉन्ड या द्विबंध। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से इस ऑक्सीजन के हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टक पूरा हो गया। इसी ऑक्सीजन के कौन से हो गए, ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया है, डबल बॉन्ड बन गया है, द्विबंध बन गया है। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, त्रिबंध कैसे बनता है, वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 2 5, ठीक है। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। इसका मतलब ये 5वें वर्ग का तत्व हो गया है। तो जब आप इसका अष्टक पूरा करेंगे कैसे बनाएंगे, 2 नाइट्रोजन ले लेंगे, 1 नाइट्रोजन ये और 1 नाइट्रोजन ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आप दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये हो गया है। तो ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से। 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई है। अब इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो यहाँ से आप क्या दिखाएंगे, ये वाला अष्टक इस नाइट्रोजन का पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको दिखा देंगे इस तरीके से। इन संरचनाओं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इन संरचनाओं को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कोई भी यौगिक दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन की दिखा देंगे, ऑक्सीजन की दिखा देंगे और नाइट्रोजन की दिखा देंगे। आपसे पूछा जाए बंध कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक बंध की क्या, चैप्टर सामने लिखा हुआ है राम, देख सकते हो, चैप्टर नंबर 4 है, सामने सब लिखा हुआ है, देख लो। तो यहाँ से बना देंगे, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, संयोजक बंध की क्या परिभाषा होती है, कैसे इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाते हैं। अब कुछ यौगिक है मेरे पास, कुछ यौगिकों की आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की मैंने बता दिए हैं। हाँ, शेखर अवस्थी 3 प्रकार के होते हैं, सही बात है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, तीनों की आप बना सकें हैं। सेल्वी अग्रवाल
H2O कैसे बनता है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल्वी ने पूछा है H2O का निर्माण कैसे होता है। आपको पता है कि H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 ऑक्सीजन को बीच में लिख लेंगे, 1 हाइड्रोजन को इधर लिख लेंगे और 1 हाइड्रोजन को इधर लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की वायतम कक्षा में, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, ये दिख गया। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों मिलके क्या करेंगे, ये बंद बना लेंगे। तो ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन के मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के 1-1 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर ली, तो क्या हो गया, इसका वाह्यतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और स्थायी यौगिक का निर्माण हो गया है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए और ये हाइड्रोजन के हो गए, यहाँ इस हाइड्रोजन के हो गए, तो ये क्या बन गया, जल का अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बन गया है। इसको आप दिखा सकते हैं। अमोनिया का अणु है, अमोनिया के अणु का भी दिखा सकते हैं, किसी भी अणु का दिखा सकते हैं। CH4 कैसे बनता है, कुमुद प्रजापति, देखो CH4 कैसे बनता है, CH4 बना देता हूँ मैं। कार्बन की वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, सभी बच्चों को पता है क्योंकि कार्बन जो होता है चौथे वर्ग का तत्व होता है। इसके चारों तरफ हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1-1 बंद बना देंगे, ये बन गया मीथेन का अणु, CH4 का अणु। C2H5OH कैसे बनता है, शेखर अवस्थी, चलो C2H5OH भी बना देते हैं, C2H5OH। ध्यान से देखो, ये 2 कार्बन हैं और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। इस तरीके से C2H5OH बनता है। कैसे करेंगे आप, दोनों कार्बन को लिख लेंगे, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 1-1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर ये कार्बन दोनों के बीच में, यहाँ इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये दिखा देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन नीचे, ये कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन ये और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन ये। इस तरीके से शेखर, ये इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल, एल्कोहल होता है, एल्कोहल के अणु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आरती मौर्य, ये इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते, बहुत बेसिक बात है। किसी भी परमाणु का जो, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, आप इसको कैसे करते हैं, K11 सेल के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 2 और 4, ये जो संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आरती, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, H2SO4, H2SO4 भी देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 कैसे बनाते हैं, 1 सल्फर होता है, इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है, और ये 1 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के दिए हुए हैं, आप लोग उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे या वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को आप 2-3 बार देख के उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सल्फर के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड आ गया, H2SO4 का निर्माण हो गया है। ठीक है आरती, इसके अलावा कुछ और यौगिक देख लो जरा, CH3Cl मैथिल क्लोराइड, क्या बनाएंगे, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और इस तरीके से Cl, कार्बन के चारों तरफ क्या करेंगे आप, 3 हाइड्रोजन बना देंगे और 1 Cl बना देंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शेखर अवस्थी, Na2HCO3, हाँ अभी बता रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ऑक्सीजन की वायतम कक्षा में आप लोग जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आप ध्यान दो, ये 2 इलेक्ट्रॉनों ने तो साझेदारी कर ली है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं एकाकी युग्म, एकाकी युग्म बोलेंगे या लोन पेयर।
इसका क्या मतलब होता है, किसी भी परमाणु के साथ Cl में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। हाँ, Cl हमेशा एकल बंध बनाता है, सिंगल बॉन्ड ये बन गया, क्योंकि इसकी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इसका जो अष्टक होता है वो पूरा हो जाता है। Cl में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। तो ऑक्सीजन के पास आपको क्या दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ऊपर, इसको बोलते हैं एकाकी युग्म या लोन पेयर। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जो कि बंध नहीं बनाता है उसको बोलते हैं हम एकाकी युग्म या लोन पेयर। जलकाणु, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं। दीपांशु त्रिपाठी संयोजकता बता दो। वीडियो को दोबारा सुनना, स्टार्टिंग में मैंने संयोजकता की परिभाषा बता दी है बेटा, जब आप इसको 2-3 बार सुन लोगे समझ में आ जाएगी। ये ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो गया जिसने कोई बंध नहीं बनाया, यहाँ पर एक जोड़ा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एकाकी युग्म या लोन पेयर। ठीक है, और बना देता हूँ मैं CH3COOH शेखर अवस्थी। ठीक है, देखो जरा, एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये कार्बन ले लो आप, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दो, लग गए। अब ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ ऐसे बन गया। ठीक है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो बीच में लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है इसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, इसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है और इसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर H। विनोद प्रसाद, मिथेनॉल का सूत्र, मिथेनॉल एल्कोहल होता है। जितने भी यौगिक होते हैं जिनके लास्ट में ओल लगा होता है, इसका मतलब वो क्या है, एल्कोहल। ये हो गया CH3OH। एक कार्बन का यौगिक होता है उसको मैथ बोलते हैं, मैथेनॉल। 2 कार्बन का यौगिक होता है उसको एथ बोलते हैं, एथेनॉल। और 3 कार्बन का होता है उसको बोलते हैं C3H7OH, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। रामायण मिश्रा, एसिटेमाइड का सूत्र, एसिटेमाइड पे पहुंच गए तुम लोग, CH3CONH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटेमाइड। टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो जरा, मैं सारे सूत्र बता दूंगा। आगे के क्वेश्चन इतनी जल्दी मत पूछो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड पूछो, उसी को डिस्कस करते हुए चलेगी। ठीक है, अब आ गया हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ें आप समझ गए, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी जितने क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए हुए हैं, विद्या ऐप डाउनलोड कर रखा है उसमें दिए हुए हैं, सारी की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2-4 बार चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। हाँ, सैल्वी अग्रवाल, ठीक है। अब आए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइड्रो और एक कार्बन। वे यौगिक होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी हम कार्बनिक रसायन के अंदर यौगिक पढ़ते हैं तो उन सब के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, इसलिए इन यौगिकों को नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं, एक एक करके मैं बता देता हूँ। पहला होता है एल्केन, और दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। इन तीनों के फॉर्मूले देख लीजिए आप, इन तीनों को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये तीनों फॉर्मूले जो होते हैं, हाँ पीयूष कुमार, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। तो तीनों फॉर्मूले आप एल्केन एल्कीन एल्काइन के बना सकते हैं। C का मतलब कार्बन होता है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन एटम होता है, और ये जो N होता है इसका मतलब होता है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। तो अब एक एक करके देखें जरा। पहले मैं एल्केन के कुछ बता रहा हूँ, एल्केन के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। जैसे अगर N की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, CnH2n बन जाएगा CH4। ये क्या हो गया,
मैथेन, ठीक है, मैथेन फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं मैथ, अभी आगे बताऊंगा। दूसरा बन जाएगा C2H6, अगर n की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो बन जाएगा इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 ये बन जाएगा आपका हेक्सेन। इस तरीके से हम सारे के सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तक बना सकते हैं। सेम केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, सेल्वी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाँ वही टॉपिक चल रहा है, जरा ध्यान दो। जो सैचुरेटेड होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो क्या होते हैं, वो एल्केन होते हैं। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं एल्कीन और एल्काइन, इनको अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है सेल्वी। दोनों को, ये वाले जो हम बता रहे हैं, ये संतृप्त हो गया और ये दोनों असंतृप्त हो गए। असंतृप्त का मतलब होता है जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और संतृप्त वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आता हूं मैं एल्कीन। एल्कीन के कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं आप लोगों को। ये तो एल्केन हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एल्कीन के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, CnH2n, ठीक है। यहां पर C2H4, सिंपल है, फर्स्ट कार्बन का एल्कीन बनता नहीं है। C3H6, C4H8, C5H10, इस तरीके से ये क्या बन गया, इथीन। उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। क्या लगा देना आपको, एल्कीन के केस में लास्ट में ईन लगा देंगे, एल्केन के केस में लास्ट में एन लगा देंगे, और जो एल्काइन कंपाउंड होते हैं उसमें आप क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे। जैसे एक फॉर्मूले से देख लो, एल्काइन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, CnH2n-2। ये वाला जो 2 है H2n, इसमें से 2 माइनस कर दो, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एल्काइन, ठीक है। सेल्वी अग्रवाल n = 1 नहीं पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, n = 1 नहीं रख कर पाएंगे, किसके अंदर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर कर सकते हैं। n = 1 यहाँ हो सकता है सेल्वी, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के अंदर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एक रख दिया है तो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। बना के देख लेंगे आप देखेंगे चारों तरफ हाइड्रोजन, 4 संयोजकता कार्बन की पूरी होनी चाहिए और अगर पूरी नहीं होती है इसका मतलब यौगिक नहीं बनेगा। तो एल्काइन के अंदर आपको क्या करना है, बस इसमें से 2 हाइड्रोजन कम करते चले जाना है। यहाँ -2 लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, C2H2, इसमें से 2 माइनस कर दो, C3H4, इसमें से 2 माइनस कर दो, C4H6, इसमें से 2 माइनस कर दो, C5H8। इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये आपके एल्काइन बन जाएंगे। ये दोनों आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, ये संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, बस आपस में इनको लिंक करना सीख जाओ। अगर ये बनाना आ गया तो उसमें से 2 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा, ये बनाना आ गया इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले के बेस पे आप इनकी प्रैक्टिस करें। इनके उपयोग क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे, जितने भी पेट्रोल होता है, डीजल होता है, CNG गैस होती है, LPG गैस होती है, और जितने हमारे खाने के तेल होते हैं, सरसों का तेल होता है, और ये जो हमारे तिल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इनके यूज क्या होते हैं वो आपको पता ही है, पेट्रोल कहाँ यूज होता है, डीजल कहाँ यूज होता है, CNG गैस कहाँ यूज होती है, LPG गैस कहाँ यूज होती है। दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। एल्कोहल का हम कहाँ यूज करते हैं, ये सब आपको पता है, इतनी बात है, ठीक है।
अब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको दो भागों में और बांटा गया है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए जरा। एक होता है समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समचक्रीय, और एक होता है विषम चक्रीय। नाम से पता चल रहा है आपको, जिसके अंदर चक्र बनेगा, कोई भी एक साइकिल बन जाएगी, चक्र बन जाएगा, उनको बोलेंगे चक्रीय यौगिक। और समचक्रीय का मतलब होता है सीएनजी का फुल फॉर्म कुमुद प्रजापति, कंप्रेस्ड, नोट कर लो, नेचुरल गैस, जो कि ऑटोमोबाइल में भरी जाती है, गाड़ियों के अंदर भरी जाती है। और जो आपका एलपीजी भी नोट कर लो, एलपीजी, ये जो एलपीजी होता है इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे सिलेंडरों के अंदर भरी जाती है। घरों में जो किचन में खाना बनाते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस होती है, सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक नंबर में पूछे जाते हैं कि क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। अब विषम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। समचक्रीय का मतलब होता है जिसके अंदर चक्र बन जाता है और समान प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे C6H6 होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनती है, इस तरीके से रिंग बनती है, इनको बोलते हैं चक्रीय यौगिक। और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे 6, इसको बोलेंगे समचक्रीय यौगिक, क्योंकि एक समान प्रकार के इसके अंदर क्या है, ये परमाणु हैं। अब विषम चक्रीय में क्या आ जाएगा, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तत्व आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक। जैसा कि पिरिडीन का फॉर्मूला होता है, थायोफीन का फॉर्मूला होता है। थायोफीन का फॉर्मूला ये बना लो आप लोग इस तरीके से, डबल बॉन्ड C, और ये बन जाएगा आपका, ये थायोफीन होता है। थायोफीन का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन इसमें, और इधर चारों तरफ हाइड्रोजन लगा लेंगे। ये हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया है। इसको विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी आ गया है, जबकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे समचक्रीय यौगिक। समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, बताएगा कोई बच्चा, होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी होती है जिसमें सभी तत्वों के बीच क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, या आप बोलो 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। ऐसी श्रेणी को बोलते हैं हम समजातीय श्रेणी। और इनकी जो सामान्य गुणधर्म होते हैं वो सबके एक जैसे होते हैं। जैसे बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हेलो एल्केन होता है, एल्किन होता है, एल्काइन होता है। इन सभी के अंदर क्या होता है, अगर CH2 ऐड करते चले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, समजातीय श्रेणी बन जाती है। एक दो एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे ये CH4 पहला यौगिक होता है किसका, एल्केन श्रेणी का। अगर आप इसके अंदर CH2 जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H6। इसके अंदर CH2 जोड़ दोगे तो C3H8, फिर क्या बन गया, C4H10। यहाँ पर क्या आ गया, सभी श्रेणियों के बीच में क्या आता चला जा रहा है, CH2 जोड़ते चले जाओ तो ये पूरी की पूरी आपको क्या मिल जाएगी, समजातीय श्रेणी मिल जाएगी। ऐसे ही अल्कोहल का पहला मेंबर होता है मिथेनॉल का CH3OH। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से, या किसी एक अल्कोहल श्रेणी का समजातीय श्रेणी बना के दिखाइए, या एल्डिहाइड की समजातीय श्रेणी बना के दिखाइए, कार्बोक्सिलिक यौगिकों की समजातीय श्रेणी बना के दिखाइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर अल्कोहल की बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी यौगिक का स्टार्टिंग मेंबर पता है, सबसे पहला यौगिक तत्व आपको परमाणु का
जो यौगिक होता है वो पता है आपको, तो क्या करेंगे उसमें CH2 जोड़ते चले जाएं। यहाँ CH2 जोड़ दो, ये बन गया C2H5OH, इसके अंदर CH2 जोड़ दो C3H7OH, फिर से CH2 जोड़ दो C4H9OH। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, 10 तक के कंपाउंड है आपको अभी तैयार करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का मैं बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला मेंबर जो होता है शेखर अवस्थी, IUPAC का फुल फॉर्म प्लीज बता दीजिए। चलो भैया तुम्हें पहले यही बता दें, आगे का टॉपिक है, लेकिन IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, P फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। नोट कर लो, विद्या क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ोगे ढंग से तो सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई हैं, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल थ्योरी दी हुई है। ठीक है, अमित, मिथेनॉल एल्कोहल होता है, अभी बताया है, वीडियो को कई बार सुनेंगे तब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये बन गया आपका एल्केन की होमोलोगस सीरीज समझातीय श्रेणी, ये बन गया आपका एल्कोहल की समझातीय श्रेणी। एसिड की ओर बना के दिखा देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहला मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसमें CH2 जोड़ दो CH3COOH, क्या बन गया एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। फिर से CH2 जोड़ दो C2H5COOH, फिर से CH2 जोड़ दो C3H7COOH। ये मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, फिर से CH2 जोड़ दो पेंटेनोइक एसिड, फिर CH2 जोड़ दो हेक्सेनोइक एसिड। इस तरीके से लगातार CH2 जोड़ते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलता चला जाएगा, पूरी की पूरी समझातीय श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, एल्किल समूह क्या होता है, व्हाट इज एल्काइल ग्रुप। किसी भी एल्केन के अंदर से ये आपका एल्किल ग्रुप जो होता है, एल्किल समूह, किसी भी जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, उसको हम लिखते हैं RX। X क्या होता है, ये क्रियात्मक समूह होता है, और ये आपका एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह कैसे बनाया जाता है और जो क्रियात्मक समूह वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं बताऊंगा। एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमाइड होता है, ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं। तो एल्किल समूह कैसे बनाएंगे, मीथेन, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे आप तो क्या बन जाएगा, मैथिल बन जाएगा, इसको बोलते हैं मैथिल समूह। और यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखेंगे CH3, इसको बोलेंगे मैथिल समूह। ईथेन का मॉलिक्यूल होता है C2H6, R से बताया जाता है, कुमुद, हाँ सही बात है। ये R जो होता है एल्किल समूह होता है, और ये जो X होता है ये क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये बन जाएगा C2H5 एथिल, C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये बन जाएगा आपका C3H7, क्या बन गया, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल। इस तरीके से आपके सारे के सारे एल्किल समूह बना सकते हैं आप। ठीक है, तो एल्किल समूह और समझातीय श्रेणी ये दोनों चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आप लोगों को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आप IUPAC नाम लिखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको ध्यान से समझ ले। सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न के साथ उसके बाद आता है आपका मोल शब्द, मोल शब्द के बाद प्राथमिक अनुलग्न, नोट कर लेंगे या विद्या क्वेश्चन बैंक में है सारी चीज़ें, प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ये होता है आपका कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखने का तरीका। ठीक है शेखर, कुमुद, इसका फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल सही बात है,
एल्किल समूह का फॉर्मूला। हाँ भाई अनुराग देखो जरा, यूपीएससी नेम बताने जा रहा हूँ। तो जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द क्या होता है इसके लिए, C1 C2 C3 C4 C5 C6। ये हो गया आपका मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। अगर एल्केन है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अगर एल्कीन है इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। अगर एल्काइन है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइल। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे। विद्या क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा? मार्केट में मिल जाएगा बेटा किसी भी दुकान पे जाके देख लेना गौरव, वहाँ विद्या क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका पूर्व लग्न। क्या होता है पूर्व लग्न? ये जो पूर्व लग्न मैंने बताया है ये क्या होता है, CH3, इसको बोलते हैं मैथिल। ये होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह अभी मैंने बताया था एल्किल समूह क्या होता है, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल। हाँ, बुक्स की दुकान पे कहीं भी तुम्हारे आसपास शहर के अंदर गांव के पास में बुक्स की दुकान होगी, वहाँ विद्या क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। C4H9 ब्यूटिल, C5H11। ये हो गया आपका, इस तरीके से इसको आप बोलेंगे पूर्व लग्न। और ये जो प्राथमिक अनुलग्न होता है ये क्या होता है, एल्केन के लिए एन इस्तेमाल होता है, एल्कीन के लिए इन इस्तेमाल होता है और एल्काइन के लिए आइन इस्तेमाल होता है। और जो द्वितीय अनुलग्न होता है ये क्रियात्मक समूह के लिए, क्रियात्मक समूह जैसे OH के लिए आप क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। एल्डिहाइड के लिए आप क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH के लिए आप क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं या ओइक अम्ल लगाते हैं। और जो कीटोन होता है CO, किसी बच्चे ने अभी पूछा था कीटोन क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका ओन, ONE। कीटोन के लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अभी एक एक करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बातें आप नोट कर ही चुके हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ आप 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, चारों संयोजकताएं पूर्ण करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी हाइड्रोजन अपने आप लगा लेंगे। जैसे ये है 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया आपका, पेंटेन बन गया, पेंटेन। अगर मैं इसके साथ एक अल्कोहल लगा दूं, ये लगा दिया, 3 कार्बन हो गए, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। अल्कोहल के लिए मैंने क्या बताया, ऑल इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अल, प्रोपेनल। अगर कीटोन बनाना होता है, जैसे कि ये 3 कार्बन का हमने कीटोन बना दिया, 4 कार्बन का हो गया है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करेंगे इस तरीके से, ये बन जाएगा ब्यूटेनॉन 2। सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे आप, ब्यूटेनॉन 2। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे। जैसे 3 कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता हूँ, ये COOH समूह कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और इसके लिए मैंने क्या बताया, ओइक अम्ल लगाते हैं इसके लिए, ओइक अम्ल। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी IUPAC कंपाउंड मैंने बताए आप लोगों को, इनको आप विद्या क्वेश्चन बैंक में से जरूर एक बार पढ़ेंगे। जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स मैंने बताए हैं, कुछ कंपाउंड्स आप लोग कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे और इनकी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे आपको समझ आ जाएंगे। जिस तरीके से मैं रूल्स बता रहा हूँ आप इनको बना सकते हैं। अगर मैं 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूँ तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी पेंटेनोइक एसिड। ये क्या हो गया आपका, COOH ग्रुप हो गया है, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अगर कीटोन और बना दिया जाए इस तरीके से, यहाँ पर ये COOH, यहाँ मैं Br लगा दूँ
तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी होती है। जो लॉन्गेस्ट चैन होती है, सबसे लंबी चैन होती है, उसको हम नंबरिंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, Br आ गया है। तो मैं क्या लिखूंगा 2 ब्रोमो 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल। ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल या एसिड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर 2 बार आ जाता है कोई, जैसे ये 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बन के ऊपर भी Br लगा दूं, इस कार्बन के लिए ऊपर भी Br लगा दूं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 3 4। तो 2 और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो इस पे हम 2 बार Br बोलेंगे। क्या 2 3 डाइब्रोमो 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल। हाँ, आदर्श कुमार सही है आंसर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों की इन क्वेश्चंस की। जो विद्या क्वेश्चन बैंक में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ब्यूटेनॉन कीटोन है अनुराग। ये ब्यूटेनॉन जो होता है कीटोन होता है। 4 कार्बन का आप कीटोन बना सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ कीटोन बनेगा तो ब्यूटेनॉन 2 बन जाएगा। जब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन 2 बन जाएगा। इस तरीके से कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसके लास्ट में क्या लगना होता है, एल्कोहल के लास्ट में ओल लगेगा, एल्डिहाइड के लास्ट में अल लगेगा, कीटोन के लास्ट में ओन लगेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लास्ट में ओइक एसिड लगेगा। इसको आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, और कल मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे।